गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या करने वाले हम लोग? आज हम लोग करने वाले बजट का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? बजट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमारे पास कितने टॉपिक्स है याद है? 4। कितना टॉपिक है हमारे पास? बताओ क्या क्या। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, दूसरा इंपैक्ट ऑफ बजट, दूसरा क्या है? इंपैक्ट ऑफ बजट, याद आ रहा है? थर्ड वन था कंपोनेंट, थर्ड वन क्या था? कंपोनेंट। एंड द फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ बजट। कोई दिक्कत? पूरा चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं। बोलो क्या क्या? ऑब्जेक्टिव, इंपैक्ट, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। ऑब्जेक्टिव इंपैक्ट बहुत छोटा है, कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा है, टाइप्स भी छोटा ही है। शुरू करें, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या रिवीजन करने वाले बताओ? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज करेंगे क्या? मीनिंग ऑफ बजट। क्या रिवाइज करने वाले हैं? फटाफट से बताओ मेरे को, मीनिंग ऑफ बजट क्या था? बजट इज अ स्टेटमेंट, बजट इज अ क्या? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज, विच क्या शो करेगा बताओ मेरे को? कितना आएगा, कितना जाएगा। विच शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जैसे कैसे? क्या? आइटम वाइज, आइटम वाइज अंडर वेरियस हेड्स। याद आया? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पूरा क्लियर है? फिर से एक बार 1 गो में सुनेंगे। क्या था डेफिनेशन बताओ मेरे को? बोलना नहीं है, सुनना है। व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट विच शोज estimated receipt and estimated expenditure item wise under various heads during a financial year or fiscal year which runs from 1st April to 31st March। पूरा क्वेश्चन क्लियर है? याद आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बताओ मेरे को? ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। सबसे पहला, अच्छा कितना ऑब्जेक्टिव था याद है? 4। एक बार क्विक रिवीजन करो, बताओ मेरे को क्या क्या था। सबसे पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा reallocation of resources, third one economic stability, fourth one managing public enterprise। एक एक करके देखे। चलो सबसे पहला क्या बताओ? सबसे पहला क्या हमारे पास? फर्स्ट वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। याद आ रहा है? इसका कीवर्ड्स क्या था याद है कुछ? गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट इज गोइंग टू, गवर्नमेंट क्या करने वाला बाबू? रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाला। किसको? इनकम एंड वेल्थ को। कुछ टूल्स का नाम बताए थे, याद आ रहा है? थ्रू क्या? टैक्स एंड सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट। याद आया ये चीज? अब मेरे को खाली ये बताओ किससे लेना है, किसको देना है? अमीर से टैक्सेस लेना है, गरीब को सब्सिडी और ट्रांसफर पेमेंट देना है। भाई ट्रांसफर पेमेंट क्या था? वन साइडेड ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, फॉर एग्जाम्पल क्या? स्कॉलरशिप। याद आ रहा है ये सब? गिफ्ट, गिफ्ट भी किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसफर पेमेंट का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कीवर्ड क्या याद रखेंगे? गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ थ्रू क्या? टैक्स, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट एक्सेट्रा। क्लियर है ये? चलो फिर सेकंड वन क्या था हमारे पास? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करने वाला है? रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने वाला है। रिसोर्स को क्या करने वाला है? याद है रिसोर्सेज को इसमें क्या पॉइंट सिखाए थे बताओ? कुछ ऐसा प्लान्स, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर जिसमें इंटर करना नहीं चाहता है, गवर्नमेंट क्या करता है? उसको अपना बजट में इंक्लूड करता है और बनाता है। फॉर एग्जांपल ब्रिज, पार्क, रोड एक्सेट्रा। क्योंकि इस समय प्राइवेट सेक्टर को फायदा नहीं दिखेगा, तो ये सबको कौन इंक्लूड करेगा? गवर्नमेंट। किसमें? अपना बजट में। और रिसोर्सेज को रीअलोकेट करेगा ताकि सोसाइटी को क्या हो सके? बेनिफिट हो सके, सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। याद आ रहा है ये? थर्ड वन बताओ मेरे को? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप कैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? जो इनस्टेबल है या फिर जो स्टेबल है? अब ऑफकोर्स सब बात है कि हम लोग स्टेबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। किसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्टेबल इकोनॉमी में। एक इकोनॉमी स्टेबल कब होगा? जब उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आते रहेगा। कि जब उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं रहेगा, जब उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है? बजट बनाता है और बजट के थ्रू गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन क्या? प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। याद आ रहा है? गवर्नमेंट इसको मेंटेन करना चाहता है। प्राइस जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा घट रहा है उसको गवर्नमेंट स्टेबल करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? अगर प्राइस अगर स्टेबल रहेगा तो बाबू ना इन्फ्लेशन आएगा ना डिफ्लेशन आएगा। और जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं आएगा तो इकोनॉमी किस पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। याद आ रहा है? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव बताओ फटाफट से? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है ये? लास्ट वन क्या हमारे पास?
मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। इसमें क्या बताते याद है, गवर्नमेंट चाहता है तरक्की हो, गवर्नमेंट चाहता है तरक्की हो, पर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू तरक्की होगा तो बाबू अपर क्लास को फायदा होने वाला है, रिच क्लास को फायदा होने वाला है, और अपर मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है। अपर मिडिल क्लास किसको नुकसान, गरीब पीपल और लोअर मिडिल क्लास। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए गवर्नमेंट देखो पानी बिजली ये सब अपने कंट्रोल में रखा है, वो सबको प्राइवेटाइज नहीं किया है। क्लियर है, तो कितना ऑब्जेक्टिव हम लोग के पास बताओ फटाफट से, फटाफट से चारों बताते, ठीक है ना। सबसे पहला, दूसरा सही है, थर्ड वन, फोर्थ वन, क्रिस्टल क्लियर, रिवाइज हो गया अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड चलिए, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग, इम्पैक्ट ऑफ बजट। क्या पढ़ने वाले, इम्पैक्ट तो बहुत इजी था, कितना इम्पैक्ट था अपने पास, 3, कितना इम्पैक्ट था 3। चलो सबसे पहला इम्पैक्ट बताओ मेरे को, इट ब्रिंग्स, इट क्या ब्रिंग्स, क्या ब्रिंग्स, एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन लेवल। याद आ रहा है ये, पढ़िए, इट ब्रिंग्स क्या, एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन लेवल। क्या बताया था इसमें बाबू, कि गवर्नमेंट खर्चा को कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट खर्चा को क्या करेगा, तो बाबू खर्चा कंट्रोल कैसे होगा, बजट के साथ कि बिना बजट के। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी इंसान अगर कोई भी काम कर रहा है बिना बजट के कर रहा है तो खर्च क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सेम चीज तो गवर्नमेंट के साथ भी है कि गवर्नमेंट अगर देश चला रहा है, बिना बजट के देश चला रहा है, तो खर्च क्या हो जाएगा, खर्च ज्यादा तो डेफिसिट आ जाएगा। खर्च अगर ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, सही है। और अगर बाबू डेफिसिट आ गया तो ऑब्वियस बात है सरकार को उस डेफिसिट को पूरा करना है, और सरकार डेफिसिट को पूरा करने के लिए महंगाई ले आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या करता है, बजट बना लेता है, बजट से खर्चा कंट्रोल हो जाता है, बजट से खर्चा क्या हो जाता है, कंट्रोल। याद आ रहा है इसमें क्या लिखा है, इट ब्रिंग्स क्या, एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन लेवल। इट मींस हैविंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। इट मींस क्या, हैविंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, एंड विच इज पॉसिबल, एंड विच इज क्या पॉसिबल ओनली थ्रू बजट। तो किसके थ्रू पॉसिबल है, बजट के थ्रू। तो बताओ बजट का सबसे पहला इंपैक्ट क्या हुआ, खर्चा कंट्रोल हो गया। खर्चा क्या हो गया, कंट्रोल। टेक्निकल वर्ड क्या बोलेंगे, इट ब्रिंग्स एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन लेवल। एकदम क्लियर है ये। दूसरा वन बताओ ना, इट ब्रिंग्स बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट ब्रिंग्स क्या, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बोर्ड पे, इट ब्रिंग्स क्या, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये समझ में आया था, क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट बजट के थ्रू रिसोर्सेज को अच्छा से एलोकेट कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है रिसोर्सेज को एलोकेट, गरीब से गरीब को दे रहा है, अमीर से ले रहा है। याद आया ये, कैसे करेंगे, अमीर से टैक्स लेंगे, गरीब को सब्सिडी और ट्रांसफर पेमेंट देंगे। सही है ये। अच्छा लास्ट पॉइंट याद है, बेसिक वाला पॉइंट था, कौन सा, इट हैज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ प्रोग्राम। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या, इट हैज क्या, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ प्रोग्राम। इसमें क्या बताया था बताओ मेरे को, हम लोग बजट के थ्रू, हम लोग क्या बजट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना इफेक्टिव है एंड गवर्नमेंट कितना एफिशिएंट है। भैया हम लोग यही भूल गए कि इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है। इफेक्टिव होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, एफिशिएंट होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क एट मिनिमम कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए याद आ रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का टारगेट है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, 100 टॉयलेट बनाना है। एक साल में कितना टॉयलेट बनाना है, 100 टॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 टॉयलेट को बनाने में खर्चा लगेगा 70 करोड़। रैंडम एग्जांपल है, डिटेल्स में जाना भैया, 1 करोड़ में इतना पैसा, एक टॉयलेट में इतना पैसा थोड़ी लगता है। एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। कितना टॉयलेट बनाएंगे, 100 टॉयलेट का टारगेट है सरकार का, कितना पैसा में, 70 करोड़ में। साल खत्म, साल खत्म, सरकार 100 टॉयलेट बोला था, 90 टॉयलेट बनाया। कितना टॉयलेट बनाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सरकार इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम नहीं हुआ। कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम क्या नहीं हुआ। हाँ तो बताइए सरकार कितना टॉयलेट के लिए बोला था, 100, बनाया कितना, 90। इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है, बिकॉज कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम नहीं हुआ। दूसरा केस लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा केस। 100 टॉयलेट बोला था, 100 टॉयलेट बनाया, कितना का बजट था, 70 करोड़, लेकिन 80 करोड़ में बनाया। कितना बनाया, तो कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम तो है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम तो है, बट मिनिमम कॉस्ट पे नहीं है, कॉस्ट ज्यादा लगा दिया। मतलब सरकार इफेक्टिव तो है पर एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग सरकार का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जज कर पा रहे हैं, किसके चलते, बजट के चलते। किसके चलते, बजट के चलते। क्लियर है। तो बताओ कितना इंपैक्ट हमारे पास, 3। कितना इंपैक्ट है, 3। बोलो क्या पहला, इट ब्रिंग्स एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन लेवल। दूसरा, इट ब्रिंग्स बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, इट हैज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ प्रोग्राम्स। क्लियर है।
ये जस्ट बेस था। अब हम लोग आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, मेन चैप्टर पे, है ना। मेन चैप्टर क्या था अपने पास? कंपोनेंट्स। चलो शुरू करें। बताइए मेरे पास कितना कंपोनेंट्स है बजट का? बोलो। 2। क्या क्या? एक बजट रिसिप्ट, एक बजट एक्सपेंडिचर। बोर्ड पे सबके बोर्ड पे देखेंगे। एक क्या हमारे पास देखो? बजट रिसिप्ट। दूसरा क्या हमारे पास देखो? बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अच्छा बाबू, बजट रिसिप्ट कितना तरह का था? याद नहीं है? 2 तरह का, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। बोर्ड पे एक क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, बजट एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का था। बजट एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का था। बोर्ड पे देखो चलो, क्या क्या हमारे पास? एक क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? फटाफट से मेरे को वो याद दिलाओ, कैसे हम लोग कैटेगराइज करते थे? कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है? आइए बोर्ड पे देखेंगे फटाफट से। सुनो, बजट रिसिप्ट, पैसा आ रहा है। पैसा क्या हो रहा है? तो बाबू अगर पैसा आएगा तो बताए थे 3 केस हो सकता है। कितना केस हो सकता है? हो सकता है किसी से कर्जा लिए हो सकता है किसी से कर्जा लिए हो तो लायबिलिटी बढ़ गया होगा। हो सकता है किसी को अपना एसेट बेच दिए हो तब पैसा आया होगा। तो दूसरा केस क्या? एसेट, बोलो, एसेट घटेगा। सही है? बोलो। अच्छा, तीसरा केस, अर्न किए, क्या कर लिए? कमा रहे हैं, ना कर्जा ले रहे हैं ना एसेट बेच रहे। तो तीसरा केस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? ना ही लायबिलिटी बढ़ेगा, ना ही एसेट क्या घटेगा। सही है? याद आया ये? अब मेरे को खाली इतना बता दो, कौन सा रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल? ये वाला क्या? अगर इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे? लायबिलिटी और एसेट पे, तो वो है मेरा कैपिटल। क्या है वो? मेरा। और अगर इंपैक्ट, तो वो है मेरा, याद आ गया? ये देखो डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। किसको डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं? रेवेन्यू को। किसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? रेवेन्यू को। सही है ये? व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू रिसिप्ट? इट रिफर्स टू दोज रिसिप्ट, इट रिफर्स टू which does not, which क्या? does not leads to increase in liability or decrease in asset. Perfect है? What do you mean by capital receipt? It refers to those receipt which leads to, which क्या? leads to, क्या leads to? increase in liability or decrease in asset. क्रिस्टल क्लियर है? याद आ गया अच्छे से? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। क्या देखने वाले हम लोग बताओ? एक्सपेंडिचर। बाबू पैसा जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है? देखते क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। हो सकता है हमको एसेट खरीद लियो, हो सकता है हमको एसेट क्या खरीद लियो। तो पहला इंपैक्ट क्या? इंक्रीज इन एसेट। सही है? सही है ये? अच्छा, दूसरा हो सकता है कोई कर्जा चुकाए हो, कोई लायबिलिटी को पे ऑफ किया हो। लायबिलिटी को क्या किया हो? पे ऑफ। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? तीसरा, हम मूवी देखने चले गए, पिज्जा खाने चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, घूमने चले गए, बताओ कोई एसेट बढ़ रहा है? कोई लायबिलिटी घट रहा है? नहीं। तो तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्या? ना एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी घटेगा। सही है ये? अब इसमें से कौन सा कैपिटल, कौन सा रेवेन्यू? बताओ मेरे को। अगर एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ रहा है तो कैपिटल, इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू। क्रिस्टल क्लियर है? डिफाइन करने की कोशिश करें। बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू increase in asset, decrease in liability. Perfect है? What do you mean by revenue expenditure? It refers to those expenditure which does not leads to increase in asset or decrease in liability. याद करने में जरूरत है कि देख के खुद से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट है? आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या देखो तो बोर्ड पे रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। बताओ मेरे को रेवेन्यू रिसिप्ट कितना तरह का था? 2, एक टैक्स, एक नॉन टैक्स। बोर्ड पे एक क्या? टैक्स रेवेन्यू, दूसरा क्या? क्लियर है ये? अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट में 3 था। कैपिटल रिसिप्ट में बताओ मेरे को, पहला रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट जिसमें था डिसइन्वेस्टमेंट।
याद आ रहा है ये? एक एक करके पहले नाम देखेंगे फिर डिस्कस करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में 3, पहला कौन सा? रिकवरी ऑफ लोन। दूसरा कौन सा? बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तीसरा कौन सा? अदर रिसिप्ट। क्लियर है ये? एक बार सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है बाबू। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह का, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। पैसा अगर टैक्स के थ्रू आ रहा है टैक्स रेवेन्यू, पैसा अगर अदर देन टैक्स के थ्रू आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है ये? अच्छा भैया कैपिटल रिसिप्ट बताइए ना। कैपिटल रिसिप्ट एक्सप्लेन किए थे। कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीज था। क्या चीज था? कैपिटल रिसिप्ट कौन होता है? जिसमें एसेट और लायबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। देखो मेरे को सबका अफेक्ट बताओ ना। रिकवरी ऑफ लोन का अफेक्ट बताओ मेरे को। चलो लोन रिकवर हो गया, लोन क्या हो गया बाबू? जैसे ही लोन देते हैं किसी को वो एसेट बनता है। वो क्या बनता है? और जब हम लोग का लोन क्या हो जा रहा है? रिकवर हो जा रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट। तो इसका इंपैक्ट ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? बिकॉज इट लीड्स टू, बिकॉज क्या? इट लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन है एमसीक्यू बताओ मेरे को। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज, आ सकता है ना? रिकवरी ऑफ लोन विल बी ट्रीटेड एज क्या? कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज। ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन एसेट, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन एसेट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन लायबिलिटी, चौथा ऑप्शन डिक्रीज इन लायबिलिटी। बच्चा लोग देखेगा लोन और मार के आएगा लायबिलिटी पे। हर समझ में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। लोन लेना लायबिलिटी होता है, लोन देना एसेट होता है। तब जैसे किसी को लोन देते हो, जैसे किसी को क्या करते हो? लोन देते हो, एसेट बन गया आपका। और अगर वो लोन रिकवर हो जाए, अगर वो लोन रिकवर हो जाए तो जो एसेट बना था वो खत्म, तो क्या इंपैक्ट होगा? डिक्रीज इन एसेट। क्लियर है? नहीं कंफ्यूज होंगे आप? ठीक है आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हमारे पास? बोरिंग्स एंड, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। इंपैक्ट क्यों? बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि इससे कर्जा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही है? अदर रिसिप्ट में सिखाए थे बाबू डिसइन्वेस्टमेंट। क्या सिखाए थे भैया? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच देना। इन्वेस्टमेंट को, और अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो एसेट बढ़ेगा कि एसेट घटेगा? इसका इंपैक्ट क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट। क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। कैपिटल से पूरा खत्म। अब किस पे आ जा रहे हैं? टैक्स और नॉन टैक्स पे। किस पे आ जा रहे हैं? चलो चलो टैक्स कितना तरह का? 2, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। बोर्ड पे एक क्या? डायरेक्ट टैक्स, एक क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है ये बाबू? डायरेक्ट टैक्स क्या था? जिसपे लगता है पे भी वही करता है। इट वाज टू दोज टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। सही है? व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? जिसपे लगता है पे वो नहीं करता, कोई और करता है। इट वाज टू दोज टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। याद आया? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था इनकम टैक्स, जिसका इनकम पे लगेगा पे भी वही करेगा। आ रहा याद? अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारा था, याद है? पूरा सिखाए थे क्लास में। बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, फिर सबको मर्ज कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को। क्या लाया गया? जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद आ रहा है ना ये सब चीज? फटाफट से। डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। क्रिस्टल क्लियर? फिर क्या था हमारे पास? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना तरह का? 4, 2 था बाबू। कितना था? 2। एक था कमर्शियल, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव। एक था कमर्शियल, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव। बोर्ड पे देखेंगे चलिए। 2 तरह का। पहला क्या? कमर्शियल, विजिबल है ना? दूसरा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव। कोई दिक्कत? पहले मतलब बता दो फिर एग्जांपल देखेंगे। कमर्शियल रेवेन्यू में क्या था? सरकार को रिसिप्ट हो रहा है, सरकार को रिसिप्ट क्या करके? गुड्स एंड सर्विस को सेल करके। गुड्स एंड सर्विस को, याद है ये वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास आएगा बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू याद है? सरकार के पास पैसा आएगा बिकॉज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। बिकॉज ऑफ इट्स क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में 4 चीज था, याद होगा तो। फीस, फाइन, फॉरफीचर, इश्चीट। याद आया ये? बोर्ड पे फीस, फाइन, फॉरफीचर, इश्चीट। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ये पार्ट पूरा फिनिश। इसका कोई एग्जांपल? और इससे डिस्कस तो कर लिए थे, मतलब मालूम इसका कोई एग्जांपल वगैरह कोई केस नहीं था। आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए।
अब क्या बचा हमारे पास? टाइप्स ऑफ बजट। चलो आओ अब हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ बजट। बोर्ड पे टाइप्स ऑफ बजट। चलिए बताइए मेरे को कितने तरह का बजट होता है? दो। क्या क्या? एक है आपका बैलेंस्ड, दूसरा है आपका, याद आ रहा है ना ये सब? फटाफट से चलिए हाँ बताओ क्या पढ़े हम लोग? टाइप्स ऑफ बजट कितने तरह का बाबू? दो। एक बैलेंस्ड, एक अनबैलेंस्ड। याद है कुछ? बैलेंस्ड कौन? जितना आएगा उतना ही जाएगा। क्या था इसमें? रिसिप्ट। क्या था इसमें बताओ? इज इक्वल टू, सही है। अच्छा अनबैलेंस्ड कैसा था? रिसिप्ट इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सही है। इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं। What do you mean by balanced budget? It refers to those budget in which estimated receipts are equals to estimated expenditure. सही है। What do you mean by unbalanced budget? It refers to those budget in which estimated receipts are not equals to estimated expenditure. सही है। मेरे को खाली इतना बता दो कौन सा कंट्री बैलेंस बनाना प्रेफर करता है, कौन सा कंट्री अनबैलेंस बनाना प्रेफर करता है? डेवलप्ड नेशन बैलेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो उसको करेक्शन का जरूरत नहीं है। अच्छा अनबैलेंस कौन बनाएगा? डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है ये चीज। चलो फिर क्या था हमारे पास? फिर हमारे पास अनबैलेंस बजट कितना तरह का? दो तरह का। अनबैलेंस बजट कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। एक होता है क्या? सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। फटाफट से मेरे को बताएंगे। चलिए सरप्लस कब? नाम से क्लियर। सरप्लस मतलब ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे बताओ मेरे को? रिसिप्ट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट मतलब कमी। डेफिसिट मतलब कमी। कमी कब? खर्चा ज्यादा रिसिप्ट कम। सही है। डिफाइन करें। व्हाट डू वी मीन सरप्लस बजट? It refers to those budget in which estimated receipts are more than estimated expenditure. सरकार ज्यादा लेने का प्लान करेगा और कम खर्च करने का प्लान करेगा। डेफिसिट बजट कब? It refers to those budget in which estimated expenditures are more than estimated receipt. सरकार ज्यादा खर्च करने का प्लान करेगा, कम रिसिप्ट। क्वेश्चन है कि भैया कब सरप्लस बनाएंगे और कब डेफिसिट बनाएंगे? इन्फ्लेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो महंगाई आ गया। सरकार पैसा ज्यादा खींचने का कोशिश करेगा तो सरकार बनाएगा सरप्लस बजट। क्यों? रिसिप्ट ज्यादा, पब्लिक से ज्यादा लेगा और लोगों को कम देगा। डिफ्लेशन है, मंदी है, बाजार में पैसा का कमी है तो सरकार कम लेगा। सरकार क्या? कम लेगा और ज्यादा देगा। पूरा क्लियर है? ज्यादा क्या? क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। बताओ व्हाट टाइप ऑफ बजट will government will prepare? What type of budget will government prepare at the time of क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट कैसा बजट बनाएगा? ऑप्शन बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। क्या मार्क आएंगे? सरप्लस। समझ आ रहा है? क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन वाला नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आने वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है तो ये क्रैक कर पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई इशू नहीं। लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास? डेफिसिट बजट। बाबू डेफिसिट तीन तरह का था। डेफिसिट कितना तरह का था? तीन तरह का। बोर्ड पे देखेंगे। डेफिसिट है ना? डेफिसिट कितना तरह का? तीन। बोलिए फटाफट से मेरे को क्या क्या? सबसे पहला था भैया रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा था फिस्कल डेफिसिट, तीसरा था प्राइमरी डेफिसिट। सही है? फटाफट से। डेफिसिट मतलब कमी। कमी कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। भैया एक्सपेंडिचर को पहले क्यों रखे हैं और रिसिप्ट को बाद में क्यों रखे हैं? क्योंकि कमी तभी आएगा जब खर्च ज्यादा होगा और रिसिप्ट कम होगा। तो खर्च को पहले रखना होगा, रिसिप्ट को बाद में। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रेवेन्यू डेफिसिट।
सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? बताओ रेवेन्यू डेफिसिट कब? जब रेवेन्यू खर्च ज्यादा। जब क्या? रेवेन्यू खर्च ज्यादा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम। क्लियर है ये? चलो डिफाइन करो। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट? इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ, इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। सही है? पूरा क्लियर है? इसका पढ़े थे इम्प्लीकेशंस। क्या पढ़े थे इसका? कितना इम्प्लीकेशन था? 5। बताओ मेरे पास कमी आ गया। क्या आ गया मेरे पास? कमी। इम्प्लीकेशन तब आप क्या क्या करोगे? अगर कमी आ जाए तो सरकार क्या क्या करेगा? याद आ रहा है ये? सबसे पहले सेविंग्स को खत्म करेंगे। कमी को पूरा करने के लिए सेविंग से पैसा निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस सेविंग। तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन क्या था? डिस सेविंग। बाबू सेविंग खत्म, सेविंग अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। अब क्या करेंगे? कर्ज लेंगे, उसको बोलते हैं क्या? बोरिंग्स। क्या होता है उसको? बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटी। अच्छा ठीक है, कर्ज भी खत्म, अभी भी डेफिसिट है, तो और ज्यादा कर्ज लेंगे, और ज्यादा कर्ज लेंगे तो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? डेब्ट ट्रैप। तो तीसरा इंप्लीकेशन था विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट ट्रैप, विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट ट्रैप। याद आया ये? चलो सेविंग खत्म, कर्जा भी हो गया, डेब्ट ट्रैप में भी फंस गए, अभी भी कमी है। अब घर का जमीन जायदाद बेचना चालू, डिसइन्वेस्टमेंट। याद आ रहा है ये? डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कमी है तो अब आ जाएगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। 5 इंप्लीकेशन था। कितना इंप्लीकेशन था? 5। पहला डिस सेविंग, दूसरा बोरिंग्स, तीसरा डेब्ट ट्रैप, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट, पांचवा इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सही है? अब आ जाओ किस पे? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सरकार जितना बोरिंग कर रहा, बस सरकार जितना, मानो सरकार बोरिंग कर रहा है 300 करोड़, तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना? 300 करोड़। सरकार बोरिंग कर रहा है 700 करोड़, तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना? 700 करोड़। कोई दिक्कत नहीं। भैया फॉर्मूला क्या था इसका? इसका फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन, है ना, अदर देन क्या? बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी। सही है? इसका इंप्लीकेशन सेम एज रेवेन्यू डेफिसिट। उसमें जो 5 पॉइंट था वही 5 पॉइंट इसमें भी है। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा था, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा था। बताओ मेरे को, ज्यादा कर्जा लेंगे, क्या लेंगे? ज्यादा खर्चा, तो फालतू का खर्चा होगा। ज्यादा कर्ज लेते हैं तो फालतू का खर्च होता है। तो पहला इंप्लीकेशन था वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। क्या था? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है? एग्जांपल लिए थे क्रेडिट कार्ड का। किसके एग्जांपल लिए थे? क्रेडिट कार्ड। चलो दूसरा, सरकार जिस काम के लिए कर्जा लेता है उस काम पे खर्चा नहीं करता, इधर उधर खर्चा कर देता है, पार्शियल यूज। दूसरा क्या था? पार्शियल यूज। थर्ड वन इज, अगर आप ज्यादा कर्जा लेते हो तो आपका ग्रोथ स्पीड की धीरे, एक्सेलरेट्स ग्रोथ की रिटार्ड्स ग्रोथ, रिटार्ड्स ग्रोथ। तो 3 इंप्लीकेशन इसका। पहला वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्शियल यूज, तीसरा रिटार्ड्स ग्रोथ। पूरा क्लियर है? याद आ गया अच्छे से? लास्ट पॉइंट हमारा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। बाबू आप कर्जा लिए 300 करोड़, कितना कर्जा लिए? उसमें 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया। 10 करोड़ का क्या दे दिए? इंटरेस्ट दे दिए। कितना बचा? 290 करोड़। नहीं, 300 करोड़ का लोन लिए थे, 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिए, कितना बचा? 290 करोड़। यही 290 करोड़ क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। सही है? फॉर्मूला क्या था इसका? कर्जा माइनस इंटरेस्ट। कर्जा को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। याद आ रहा है ये सब? बोलो, सही है ये? तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सही है ये? इसका भी कुछ इंप्लीकेशंस था। इसका भी कुछ क्या था? सबसे पहला इंप्लीकेशन था, ये हम लोग को बताता है कि गवर्नमेंट लोन जो ले रहा है उसमें इंटरेस्ट का दबाव कितना है, उसमें इंटरेस्ट का दबाव कितना है। इट शोज, इट क्या शोज हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरिंग, हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरिंग अंडर द कंपल्शन ऑफ इंटरेस्ट। याद आया ये? अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा इंप्लीकेशन क्या था? हम लोग को ये बताएगा कि सरकार इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी चीज का दबाव पाके कितना लोन ले रहा है ना। इट शोज हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरिंग, बोलो, अंडर द कंपल्शन ऑफ अदर देन इंटरेस्ट या अदर एक्सपेंसेस, या क्या? अदर एक्सपेंसेस। सही है? तीसरा पॉइंट ये था, ये हम लोग को बताता है सरकार कितना इररिस्पॉन्सिबल है। सरकार कितना, तब इररिस्पॉन्सिबल कैसे है? ऑब्वियस बात है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है मतलब फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा है और सरकार का ज्यादा लोन ले रहा है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है कि इररिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, फिर एक पॉइंट था कि अगर मान लो प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए, प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाए? बताओ, प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया, बोर्ड पे ध्यान देंगे थोड़ा, तो क्या होगा? ध्यान देना थोड़ा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट
माइनस इंटरेस्ट, है ना। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? 0। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, विच मीन्स अगर आप 500 करोड़ का लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट में कितना दे रहे हो? 500 करोड़। तो अगर फिस्कल डेफिसिट 0 हो गया तो ये बताएगा कि गवर्नमेंट जो लोन लिया है, गवर्नमेंट जो लोन वो पूरा कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? इंटरेस्ट में। इससे क्या मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि इरिस्पॉन्सिबल है? इरिस्पॉन्सिबल है। सही है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट। चलो, थैंक यू।